हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का तहे दिल से फिर से हमारे चैनल एक बार द ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आज हमने इस क्लास में भूगोल का चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को लेकर आए हैं। आज चलिए, जैसे कि क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है, इस चीज से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे कहा जाता है कि लगातार कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। जैसे भूगोल से संबंधित, मानव भूगोल से संबंधित जो चीजें उस पर लगातार क्वेश्चन पूछी जाती है। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, भूगोल है क्या। तो देखिए, भूगोल अगर देखा जाए तो भूगोल को मान्यता यानी एक विकसित विषय, मतलब जिसको फेमस बोला जाता है, जो पूरी तरह से चारों तरफ फैल गई हो, तो मानव को एक विकसित भूगोल के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली थी। 20वीं शताब्दी भूगोल को एक विकसित विषय के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। ये भूगोल जो है, ये मुख्य रूप से भूगोल को आगे बढ़ाने का काम, भूगोल को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है ये यूनानियों को दिया जाता है, यूनानियों को दिया गया है। यूनानियों द्वारा भूगोल को क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भूगोल ये है क्या। ये भूगोल कौन सी वाला है, ये कौन सा एक नया सब्जेक्ट आ गया है। तो सबसे पहले देखिए, भूगोल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, भूगोल जिसको इंग्लिश में जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अगर भू को अगर खंडित करें शब्द को, तो निकलेगा भू प्लस में गोल। अब भू का मतलब क्या होता है, तो भू का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और गोल का मतलब तो समझ ही रहे, आकार राउंड शेप का, ठीक। तो गोल अर्थात ये हिंदी, भूगोल का जो हिंदी शब्द है, जियोग्राफी का जो हिंदी शब्द है, ये बताता है कि भूमि या जो पृथ्वी जो है हमारा, वो गोल है, ठीक है। ये जो शब्द है भूगोल जो है, ये भूगोल शब्द हमें बता रहा है कि पृथ्वी या भूमि कैसी है, गोल है। लेकिन वही अगर जियोग्राफी देखा जाए तो जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा भाषा? ग्रीक भाषा। जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको दो भागों में हम तोड़ते हैं। एक निकलता है जियो और प्लस दूसरा का हमारा शब्द निकलता है ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। अब ये जियो और ग्राफोस क्या है, तो देखिए, जियो का मतलब यही होता है भू या पृथ्वी। जियो का मतलब हमारा हो जाएगा भू या पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात हमें यहाँ से पता चलता है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। तो आप लोग को यहाँ कुछ हद तक पता चल गई होगी कि भूगोल है क्या, भूगोल की परिभाषा पता चल गया होगा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें प्राकृतिक घटनाओं व पृथ्वी के बारे में क्या करता है, अध्ययन कराता है, जानकारी प्राप्त करवाता है या जानकारी देता है, उसी को हम लोग भूगोल कहेंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें पृथ्वी से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण बातें के महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है, उसी को भूगोल हम कहेंगे। अगर भूगोल के पिता देखा जाए कि फादर्स ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल के पिता या जनक, तो भूगोल के पिता या जनक जो है वो हिकैटियस को कहा जाता है, याद रखिएगा, हिकैटियस। भूगोल के पिता या जनक देखा जाए तो हिकैटियस। अभी हम मानव भूगोल पे नहीं आए हैं, अभी हम भूगोल के थोड़ा सा परिचय देख रहे हैं कि भूगोल है क्या, ठीक। हम क्लास 12 का जो मानव भूगोल जो पहला चैप्टर है, उस पर हम उस मानव भूगोल जो बुक है उसका पहला चैप्टर पर थोड़ा सा कुछ समय पश्चात स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा उसका कुछ परिचय देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि भूगोल के पिता या जनक हिकैटियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको, तो ये जो हिकैटियस है ना, हिकैटियस जो थे, इनके द्वारा ये बातें बताई गई थी, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो हमारा जो भूगोल जो है, यानी भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, यानी इन्होंने कहा कि जो हमारा स्थल है, यानी धरातल, धरती जो है वो समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी धरती और समुद्रों के बारे में विश्लेषण करके अनेकों प्रकार के जानकारी देने का काम हिकैटियस किए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के बारे में विभिन्न प्रकार की घटनाएं, विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में हमें जानकारी कौन दिए थे, तो हिकैटियस दिए थे। इसलिए भूगोल के पिता हिकैटियस को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनानी जनक है, यूनान के है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आगे जब बढ़िएगा तो आगे एक और व्यक्ति है जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी ऐसा कहा गया कि भूगोल जो हमारा जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एक ग्रीक का विद्वान है जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, एक ग्रीक का विद्वान है जिनका नाम था इरेटोस्थनीज।
ये इराटोस्थनीज का काल जो था 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व तक था। यानी इनका समय जन्म 276 और निधन 194 ईसा पूर्व में हो गया था, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब कितने समयों के बीच में इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोगों को, अपने बारे में जानकारी और अपने अनुसंधान खोज के बारे में इन्होंने बताया। इसीलिए भूगोल शब्द का सबसे पहले, भूगोल शब्द का जो सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था उनका नाम है इराटोस्थनीज, याद रखिएगा। भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो कौन किया था, तो इराटोस्थनीज किए थे। अब आ जाइए हमारा जो बुक जो है उस चैप्टर पर। अगर भूगोल को देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से, अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को दो भागों में हम बांटते हैं। एक हमारा हो जाएगा भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक हो जाएगा मानव भूगोल, मानव भूगोल। चलिए, अब भौतिक मतलब आपको पता होगा कि जो चीज प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, यानी जो चीज प्राकृतिक है, ठीक ना, या जिसका प्राकृतिकरण हो चुकी है, जो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा जो चीज दिया गया है वही हमारा भौतिक कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब कि भौतिक भूगोल हमारे क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है हमारा क्लास 11 जो था बिहार बोर्ड, वहाँ एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में आप पढ़िएगा तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां वहां से एकत्रित होती है। जैसे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ये जलवायु क्या है, ये नदियां क्या है, पर्वतें कैसे बना है, पहाड़ें कैसे बनी है, पहाड़ियां कैसे बनी हुई है, ठीक है, ये भूमि समतल भूमि कैसे बना हुआ है, ठीक। यानी ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां, वो धरती से संबंधित जो अनेकों प्रकार की चीजें हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, ना कि मानव के द्वारा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो चीज प्रकृति के द्वारा दी गई है, जो चीज प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल में कहेंगे। ऐसे तो भौतिक भूगोल का परिभाषा तो देगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि भौतिक भूगोल वह भूगोल की शाखा है जिसमें हम प्रकृति से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण घटकों को या फिर प्रकृति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं, उसे हम भौतिक भूगोल कहेंगे, ठीक। प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है, जिसमें प्रकृति के बारे में अनेकों प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे ये नदी, तालाब, पहाड़, पहाड़ियां, ठीक है, पठार, मैदान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अनेकों प्रकार की जानकारियां हमें भौतिक भूगोल में पता चलता है। अब देखिए मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के संदर्भ में देखा जाए तो ये मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल के भी कई क्षेत्र हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले देखें कि मानव भूगोल है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है मानव भूगोल, यानी भूगोल मतलब तो समझ गए पृथ्वी, और मानव यानी मनुष्य, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो शब्द है मानव और पृथ्वी के बीच के अध्ययन या बीच के संबंधों को दिखाएगा। तो अगर आप एक शब्द में जवाब देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये भी बातें बता सकते हैं कि मानव भूगोल वह भूगोल की शाखा है जिसमें हम मनुष्य के और प्रकृति के बारे में, या मनुष्य के और पृथ्वी के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य व प्रकृति के आपस में, यानी मनुष्य और प्रकृति को आपस में जोड़कर अनेकों प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो वो मानव भूगोल कहलाता है। अगर आपसे देखा जाए तो मानव भूगोल के अगर पिता कहा जाए, मानव भूगोल के पिता या जनक की बात किया जाए तो मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है, तो मानव भूगोल के पिता और जनक की बात किया जाए तो इसके पिता हिकैटियस को माना जाता है, रैटजेल को, फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। मानव भूगोल के पिता या जनक, तो ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रैटजेल है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, फ्रेडरिक रैटजेल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो आपसे पूछेगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रैटजेल के द्वारा लिखा गया था। इन्हें मानव भूगोल के आधुनिक पिता भी कहते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल के आधुनिक पिता भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक अगर देखिएगा तो इसमें मानव व प्रकृति के बीच अध्ययन को दर्शाया गया है। याद रखिएगा कि मानव और प्रकृति को आपस में जोड़कर जो जानकारी हमें दी गई है वो हमें एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक से मिलती है। यानी किस प्रकार से मानव प्रकृति पर निर्भर है, कैसे मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से प्रकृति मानव को चला रही है, इन सभी बातें का अध्ययन हमें एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि बताइए कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रैटजेल के द्वारा लिखा गया है। बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा इनकी रैटजेल की एक शिष्या थी। रैटजेल की सबसे पहले देखिए कि रैटजेल के द्वारा परिभाषा क्या दिया गया था। रैटजेल द्वारा
मानव भूगोल की परिभाषा क्या दिया गया था? तो राइटजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें हम धरातल व मानवीय समाजों के बीच का संश्लेषित अध्ययन करते हैं। नहीं समझे? देखिए आइए, जैसे कहने का मतलब कि आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस स्थल यानी धरती पर जिस प्रक्रिया में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो समाज हमारे लिए बना है वो मानवीय समाज कहलाया। जैसे मनुष्य जो है अपने नेचर के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने कार्यों के साथ एक नया समाज का, एक नवीन समाज का निर्माण किया है, और जिस स्थल पे, जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, वो चीज हमारे लिए हमारा समाज हुआ, यानी मानवीय समाज। यानी जहां पर मनुष्य रह रहा है वो मनुष्य का मानवीय समाज हो गया, ठीक। और धरती, अब मनुष्य का समाज जो है वो कहीं ना कहीं धरती से जुड़ा हुआ है, और धरती ही नहीं रहता तो क्या मनुष्य का जीवन संभव था? नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है, देखिए, कि मानव समाज व धरती यानी धरातल, ये राइटजेल कहते हैं कि मानव भूगोल जो है मानवीय समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव समाज और धरती को, धरातल को आपस में जोड़कर अगर अध्ययन किया जाए तो वही मानव भूगोल कहलाता है। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या बोला था कि मानव भूगोल जो है ये क्या कराता है? मानवीय समाज यानी जिस समाज में मानव रह रहा है, और धरती जो है, अगर मानवीय समाज और धरती को यानी मानव लोगों को और धरती को आपस में जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद इनकी जब जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं, तो यही जानकारी का स्रोत ही हमारे लिए क्या बनता है? हमारे लिए मानव भूगोल कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानवीय समाज, मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है, याद रखिएगा, संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है? मानवीय समाज और धरातल के बीच के संश्लेषित अध्ययन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कहा जाता है कि राइटजेल की एक शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलेंसी सैंपल। राइटजेल की एक शिष्या थी, देखिए राइटजेल की एक शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलेंसी सैंपल। कुमारी एलेंसी सैंपल, याद रखिएगा कि राइटजेल की एक शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलेंसी सैंपल। ये अमेरिका के थी। कहाँ के थी? अमेरिका। ये जो थी ये अमेरिका की थी। इनके द्वारा भी भूगोल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया था, जो कभी कभी ये हमसे बातें पूछ लिया जाता है कि बताइए कि राइटजेल की जो शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलेंसी सैंपल, इन्होंने भूगोल के संबंध में क्या परिभाषा दिया था? मतलब कुमारी एलेंसी सैंपल कौन सी बातें बताई थी? सबसे पहले ये कहाँ के थी? अमेरिका के थी, याद रखिएगा, ठीक। तो इन्होंने कौन सी परिभाषा बताई थी? तो देखिए ऐसा कहा गया कि राइटजेल की शिष्या जो कुमारी एलेंसी सैंपल थे, इन्होंने कहा कि अस्थिर पृथ्वी, यानी हमारा जो धरती अगर देखा जाए, ये पृथ्वी देखा जाए तो ये पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूमते रहता है। तो पता ही होगा कि पृथ्वी जो है लगातार क्या करते रहता है? ये घूमते रहता है। ये एक छोटा सा नमूना है पृथ्वी का, जो हमें उपहार में मिला था, ठीक है। आज ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। देखिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि ये जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो नमूना है, जो अपने अक्ष पर क्या करती रहती है? घूमते रहती है। तो कुमारी एलेंसी सैंपल के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी जो है अस्थिर पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि पृथ्वी गतिशील है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्रियाशील मानव हैं, लगातार कुछ न कुछ काम करके पृथ्वी में परिवर्तन करते रहते हैं, राइट। मनुष्य के द्वारा लगातार कुछ न कुछ काम किया जाता है और लगातार ये पृथ्वी में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। पृथ्वी में लगातार बदलाव आने का कार्य किया जा रहा है। तो कहा जाता है, यहाँ कुमारी एलेंसी सैंपल की थी, कही थी कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों के परिवर्तनशील जो अध्ययन है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे, याद रखिएगा। यानी इनके द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा, कि मानव भूगोल क्या है? तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, याद रखिएगा। तो इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया था, कहा गया था कि अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है।
मानव भूगोल कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। कहा जाता है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी पृथ्वी जो है अस्थिर है, पृथ्वी जो है अस्थिर, यानी पृथ्वी लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये स्थिर तो है नहीं। और क्रियाशील मानव जैसे हम लोग जो है लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार काम को करते जा रहे हैं, लगातार अपने हिसाब से अपनी क्षमताओं के आधार पर कुछ न कुछ नए नए कामों को करते जा रहे हैं। तो कहा गया था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, जो मानव काम कर रहे हैं उनको अस्थिर बोला गया, क्योंकि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है वो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यानी हम लोग मान लीजिए कि लगातार पृथ्वी में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण हो गया, कहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं, नदी को हटाकर कुछ समय पश्चात देखा जाए तो वहां पे अच्छी सड़कें, अच्छा रोड बन जा रही है, तो क्या पृथ्वी में बदलाव आया कि नहीं आया। वहीं पे देखिए कि कहीं नदी पे बड़ा बड़ा पुल बन जा रहा है, तो पृथ्वी में बदलाव आया कि नहीं आया। कहीं पे पर्वत है, कुछ समय पश्चात देखा वो पर्वत हट गया, वहां पे प्लेन समतल भूमि बन गया है, ठीक। तो ये किसके द्वारा, मानव के द्वारा ही संभव हो सकता है। जो आज जो हमें नए नए तकनीक आ गया है, नए नए चीजें आ गया है, वो सब चीज यानी मानव कुछ न कुछ काम करके अपनी क्षमताओं के आधार पे पृथ्वी में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहा है, लगातार बदलाव कर रहा है। तो यही कहा गया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन जो है, इन संश्लेषित अध्ययन के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, यानी मानव के द्वारा जो पृथ्वी में जो बदलाव किया जा रहा है, इनको अगर आपस में जोड़कर मानव और अस्थिर पृथ्वी को आपस में अगर जोड़कर अगर जानकारी प्राप्त करें, तो जानकारी प्राप्त करने के बाद जो हमें बदलाव देखने को मिला, ये बदलाव की जानकारी हमारा क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कहा गया कि देखिए यहाँ पे फिर एक बार समझिएगा, ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परिभाषा भी 2 से 3 बार पूछ चुका है। यहाँ पे कहा जाता है रेड जेल की, क्या रेड जेल की शीर्षक क्या बोली थी एलन सी सैंपल, कि अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी घूम रहा है और क्रियाशील मानव, ठीक, यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अगर परिवर्तनशील यानी जो भी बदलाव आ रहा है पृथ्वी में, जो भी बदलाव हो रहा है, इन सभी बदलाव के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। बस बात इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में अगर देखिएगा तो मानव भूगोल के शाखा देख लेते हैं। मानव भूगोल के शाखा या मानव भूगोल के क्षेत्र देख लीजिए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे कहने का मतलब पहले सामाजिक भूगोल आ जाएगा, सामाजिक भूगोल हमारा आ जाएगा। सेकंड हमारा आ जाएगा आर्थिक भूगोल आ जाएगा, आर्थिक भूगोल आ जाएगा, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। फिर हमारा आ जाएगा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। और 4th नंबर यहाँ पे है आपका, ध्यान रखिएगा। एक और हमारे पास यहाँ पे दे देता है जिसका नाम है हमारा हाँ जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ये हमारा भूगोल के कुछ क्षेत्र हो गया, शाखा हो गया। जैसे सामाजिक भूगोल में देखिएगा तो एक बात बताइए, समाज में क्या होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपको पूछे कि समाज से जुड़ा हुआ कौन भूगोल है, तो लिंग भूगोल हो जाएगा, लिंग भूगोल। अब जैसे आपको पता ये भी होगा कि समाज जब बन रहा है, समाज का जब निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में देखिए अपना त्योहार होगा, अपना रीति रिवाज होगा, मतलब अपना सांस्कृतिक हो जाएगा। तो सांस्कृतिक भूगोल भी कौन सा भूगोल का हिस्सा है, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल अगर पूछे कि बताइए सांस्कृतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, तो सामाजिक भूगोल से। अब एक बात ये भी ध्यान रखिए कि हम लोग समाज में रह रहे हैं तो बीमार तो होना ही है, ठीक। तो उसके लिए चिकित्सा यानी दवाई बीरो की भी आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछे कि चिकित्सा भूगोल किस भूगोल का उपक्षेत्र है, तो चिकित्सा भूगोल जो है, चिकित्सा भूगोल किसका उपक्षेत्र है, तो चिकित्सा भूगोल भी हमारा किसका है, सामाजिक भूगोल का हिस्सा है, याद रखिएगा। चिकित्सा भूगोल भी हमारा किसका हिस्सा हो जाएगा, सामाजिक भूगोल से जुड़ा रहेगा। चिकित्सा भूगोल भी किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक भूगोल से जुड़ा है। अब आपको ये भी पता होगा कि समाज में रहने के लिए लोग क्या करते हैं, अगर समाज में मिलजुल कर रहना है तो लोगों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होना पड़ता है, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यानी सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण यानी समाज में कल्याण भी करना पड़ता है। लोग अब गाँव में ही देखिए ना, जब कितना भी एक दूसरे में दुश्मनी हो, लेकिन एक दूसरे घर किसी प्रकार के दुखद घटनाएं होती है तो सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं, उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, उसको समर्थन देने का प्रयास करते हैं, तो कल्याण तो हुआ ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सामाजिक कल्याण भूगोल जो है, सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल जो है हमारा किसका हिस्सा है, तो हमारा सामाजिक कल्याण भूगोल भी सामाजिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। वही अगर आगे चलिएगा तो हमारा आगे क्या मिलता है, देखिए आगे जब बढ़िएगा तो सामाजिक कल्याण भूगोल के बाद एक और हो जाएगा, जैसे समाज बन रहा है तो समाज का अपना कुछ न कुछ पुरानी बातें होती है, जिसे इतिहास बोला जाता है। तो ऐतिहासिक भूगोल, तो ऐतिहासिक भूगोल भी किससे जुड़ा हुआ है, समाज से। ऐतिहासिक भूगोल भी, ऐतिहासिक भूगोल
ऐतिहासिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? तो सामाजिक भूगोल से। अगर आपसे पूछे कि भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताइए, तो ये सब क्या है? सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक भूगोल, आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया पैसा के बारे में बात किया जाए। ठीक, तो आर्थिक मतलब हमें वो भूगोल का वो कौन कौन से भाग है जिससे हमें आर्थिक चीजें प्राप्त होती है। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा, खेती करेंगे क्या हमें वहां से अनाज धन दौलत मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, तो कृषि भूगोल हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्थिक भूगोल हो जाएगा। कृषि भूगोल जो है आर्थिक भूगोल हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि खेती तो कर लिए, खेती करने के बाद मान लीजिए जो जो हमारे पास अनाज बच गया तो हम उसको फैक्ट्री बनाकर, उद्योग में लगाकर हम उसको आगे उसको वितरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसको बड़े पैमाने पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसी चीज से हम कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं। तो उद्योग भूगोल से हमें भी कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। तो उद्योग भूगोल भी कौन सा भूगोल का हिस्सा है? तो उद्योग भूगोल भी हमारा आर्थिक भूगोल से जुड़ा है। अब फिर मान लीजिए आपको देखते हैं कि लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं। इसे पर्यटन कहा जाता है। घूमने पर भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी हम वहाँ पे आय, आर्थिक आय में क्या होता है? वृद्धि हो जाए। जैसे मंदिर बनाइए बना, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो वहाँ पे पर्यटन लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर भी हमें कई प्रकार के आर्थिक आय, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो पर्यटन भूगोल भी क्या है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आगे देखिए, तो संसाधन, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली चीज ही संसाधन कहलाता है। तो क्या संसाधन से हमें आय प्राप्त नहीं होगा? जरूर होगा। तो संसाधन भूगोल भी किसका हिस्सा है? आर्थिक भूगोल का। संसाधन भूगोल भी किसका हिस्सा है? तो आर्थिक भूगोल का हिस्सा है। अब राजनीतिक भूगोल, जैसे आपको पता है राजनीतिक भूगोल, जैसे राजनीतिक मतलब नियम कानून से संबंधित व्यवस्था। और मान लीजिए कि आज हमारे समाज में राजनीतिक चल रहा है, तो कहीं पर दंगा हो गया, फसाद हो गया, तो वहां पे क्या होता है? सैनिक को भेजा जाता है। तो सैन्य भूगोल किसका हिस्सा हो जाएगा? सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, राजनीतिक मतलब चुनाव वगैरह से संबंधित बातें हो जाएगा। राजनीति में क्या किया जाता है? नीति बनाने के लिए लोगों को चुना जाता है। तो निर्वाचन भूगोल किसका हिस्सा हो जाएगा? राजनीतिक भूगोल का। निर्वाचन भूगोल भी किसका हिस्सा हो जाएगा? तो आपका राजनीतिक भूगोल का हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल, जिसमें जननांकीय को देखा जाता है, जन्म के आधार की बात है, जन्म से संबंधित चीजें देखा जाता है। तो जननांकीय भूगोल क्या हो जाएगा? जननांकीय भूगोल जो है हमारा, जननांकीय भूगोल किसका हिस्सा हो जाएगा? तो जननांकीय भूगोल जो है हमारा हो जाएगा किसका हिस्सा? याद रखिएगा, जननांकीय भूगोल हो जाएगा हमारा किसका? तो जनसंख्या भूगोल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। अगर आप इसको हल्का में ले लिए तो फिर आपके ऊपर हल्का आ जाएगा, भारी मुसीबत आ सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, जो कि कई बार यहाँ से भी 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। तो इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से हमें कैसे अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और 2 तख्ते देख लेते हैं जो हमारे भूगोल में पूछा गया है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण, जो कि हमारे बुक में काफी महत्वपूर्ण बताया गया इस चैप्टर को। और ये भी पूछा कि मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता होगा, जैसे कहने का मानव का प्रकृतिकरण होना, मानव का प्रकृतिकरण होना ही क्या कहलाता है? मानव। जैसे हमारा एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दिया है, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, निश्चयवाद हो जाएगा, नियतिवाद हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है, या यहाँ पे कहा जाता है कि बताइए मानव का प्रकृतिकरण क्या है? यानी बोला गया है कि मेंस एडॉप्शन ऑफ नेचर, मेंस एडॉप्शन ऑफ नेचर, मेंस एडॉप्शन ऑफ नेचर, मानव का क्या हो रहा है? प्रकृतिकरण हो रहा है। मानव का क्या हो रहा है? प्रकृतिकरण। तो देखिए, कहने का मतलब कि जब मानव का प्रकृतिकरण क्या कहलाता है? तो जब मानव जो है प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, यानी मानव जो है प्रकृति के अनुसार चलने लगता है, तो इसी को मानव का प्रकृतिकरण कहेंगे। यानी एक ऐसी प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रकृति के आधार पर ढाल लेता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है। जैसा प्रकृति मानव के साथ काम करेगा, जैसा प्रकृति मानव को देता है, उसी चीज को मानव प्राप्त करके संतुष्ट रहता है और उसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करता है। इसी को हम लोग बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। जैसे कहने का मतलब प्राचीन काल में आदि मानव का समय कि पहले क्या था? ठंडा लगता था तो लोग क्या करते थे? प्रकृति के जब ठंडा का दिन आता था तो लोग अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे।
किसी भी तरह ठंडा को ऑब्जॉर्व करते थे। गर्मी के दिन आता था तो गर्मी के दिन क्या करते थे, गर्मी के दिन में अपने आप को ऑब्जर्वेशन करते थे, अपने आप को संभालते थे, ठीक। और उसके साथ साथ देखिएगा तो नदियां भर जाती थी तो लोग नदी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वनों में रहते थे, ठीक। तो ये जैसा प्रकृति मानव को दे रहा है वैसा मानव कर रहा है। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब वही होता है कि अपने आप को, जब मनुष्य जो है अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा, मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ले जाने लगा, जैसा प्रकृति अवसर दिया वैसा मनुष्य उस चीज को प्राप्त कर और उससे संतुष्ट रहा, तो इसी को हम बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। बस यहाँ पे बात याद रखिएगा कि मानव का प्रकृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला, प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाया, और जैसा प्रकृति अवसर दिया, जैसा प्रकृति कहा वैश्विक आधार पे मानव चलना शुरू कर दिया और प्रकृति के चीजों को पाकर मानव संतुष्ट रहा। इसी को हम क्या कहेंगे, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण यानी मानव का क्या हो गया, प्रकृतिकरण, यानी मानव अपने आप को प्रकृति में ढाल लिया, ठीक। तो मानव का प्रकृतिकरण कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है, सेकंड आ जाता है हमारा कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है। प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहा जाता है कि अब यहाँ पे देखिए कि प्रकृति का मानवीकरण, आप क्या देखिए, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव जो है अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। लेकिन प्रकृति का मानवीकरण, क्या प्रकृति मानव के जैसा बन जाएगा? नो, प्रकृति कभी भी मानव के जैसा बन नहीं सकता है, बल्कि मानव जो है अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानने लगा। यानी अब मानव को कहा जाने लगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता तो यहाँ पे देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि समाज में बहुत बड़ी कहानी है कि जिसके साथ रहा उसके साथ ही घोल घोटाला किया, है ना। जैसे आज के समय देखिएगा तो कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, आपके बातों को समझेंगे, आपके पुर्जा उनको परख लेंगे, आपकी कमजोरी को जान लेंगे, और जब अवसर मिलेगा तो अवसर पाकर क्या कर लेंगे, छटाक से कर खींच लेंगे, बस आप कोई ना घर के ना घाट के, बजाओ तो रहता भला। देखो जब वही काम हुआ है कि प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं, जैसे मानव जो है प्रकृति के साथ तो रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब मानव क्या करने लगा, प्रकृति के नियमों को समझ लिया, कर लिया कि हम जान गए कि हम किस प्रकार से तुमसे हमें अलग होना है। यानी कहने का मतलब कि प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से समझ लिया था और वह अब अपने आप को धीरे धीरे प्रकृति से अलग बनाने लगा। यानी अब मानव इस प्रक्रिया में मानव जो है अब प्रकृति के अनुसार नहीं चलता था, बल्कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया। जैसे गर्मी का दिन होने लगा तो मानव कूलर लगा लेके आओ धरो गर्मी धरवाओ, उसी प्रकार से ठंडा के दिन आया तो मानव स्वेटर विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया बना लिया। ये अलग अलग प्रकार की चीजों ने क्या किया, मानव जो है अपने मतलब प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को न ढालकर प्रकृति से अलग बनाने लगा, ताकि अब हम प्रकृति के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, अब हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाएंगे। इस प्रक्रिया में ही क्या कहा गया, मानव का यानी प्रकृति का मानवीकरण हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप लिखिएगा ऐसे सीधे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जो है अपने आप को प्रकृति से धीरे धीरे दूर रखने लगा। अब मनुष्य जो है प्रकृति का अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानने लगा। मनुष्य खुद सोचने लगा कि अब हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि अब प्रकृति को हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक, तो प्रकृति तो चलेगा नहीं, लेकिन मनुष्य खुद अपने आप को क्या किया, प्रकृति के अनुसार क्या किया, अपने आप को न चलाकर और प्रकृति को धीरे धीरे बदलाव लाया और प्रकृति के जरिए अपने विभिन्न कामों को, अपने विभिन्न चीजों को पूरा करता गया और प्रकृति का दोहन करता गया। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकृति का मानवीकरण। यानी जिस प्रक्रिया में मानव जो है प्रकृति से अपना मतलब जिस प्रक्रिया में मानव जो है प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़ दिया था, प्रकृति का सहारा लेना छोड़ दिया था, वह जैसा प्रकृति कहता था, जैसा प्रकृति बोलता था, उस प्रकृति के नियमों को बातें नहीं मानता था। मानव अपने आप को प्रकृति से अलग और अपनी सोच समझ, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से और अपने क्षमताओं के आधार पर प्रकृति के चीजों को प्राप्त कर और अपने हिसाब से उसका उपयोग करने लगा। तो इसी को बोलेंगे प्रकृति का मानवीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा एक और यहाँ पे आता है विचार कि निश्चयवाद या नियतिवाद क्या है। तो ये वही है, फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे कि निश्चयवाद यह एक ऐसा विचारधारा है, निश्चयवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसके तहत मानव जो है
पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। मानव प्रकृति को अपना स्वामी मानता था। जैसा प्रकृति अवसर देगा वैसा अवसर को मानव प्राप्त करके और उतना में ही खुश रहता था। तो इस प्रकार की विचारधारा को निश्चयवाद कहेंगे। यानी निश्चयवाद विचारधारा में मानव जो है प्रकृति को अपना मालिक मानता था, अपना गुरु मानता था, अपना स्वामी मानता था। जैसे प्रकृति बोलेगा वैसे करता था। देखिए, ठंडा है तो मानव को ठंडा में रहना पड़ेगा, गर्मी करेगा तो गर्मी के अनुसार मानव को ढालना पड़ेगा अपने आप को। उस समय कोई मानव के सामने विकल्प नहीं थे। तो इस प्रकार के विचारधारा को हम क्या बोलेंगे? निश्चयवाद या नियतिवाद बोलेंगे। एक बात और, यहाँ पे इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस चीज को हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। अच्छा, इसके समर्थक एक विचारधारा किसने दिया? अगर पूछेगा कि निश्चयवाद के बारे में किसने बताया, तो याद रखिएगा हमारे फ्रेडरिक रैटजेल द्वारा ये बातें बताई गई थी। रैटजेल ने इस परिभाषा को दिया। रैटजेल ने इस बातें को बताया कि मानव जो है प्रकृति के अनुसार चलता है। मन जैसा प्रकृति अवसर देगा वैसा मानव को करना पड़ेगा, ठीक, तभी मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन हो सकता है। आगे चलिए, अब देखिए इनके और समर्थक लोग थे। एक व्यक्ति है इनकी समर्थक, अगर पूछा जाएगा कि समर्थक कौन है, कि ये जो निश्चयवाद के समर्थक है और निश्चयवाद के सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो इनकी जो शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलन सी सैंपल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी निश्चयवाद विचारधारा को क्या किया? सपोर्ट किया। एक और व्यक्ति थे जो कि हमबोल्ट नाम था जिनका, हमबोल्ट, ये भी निश्चयवाद से जुड़े हैं। तो आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि निम्न में से कौन निश्चयवाद से जुड़े हैं, तो अपना ये तीनों याद रखिएगा। रैटजेल है, कुमारी एलन सी सैंपल है और हमबोल्ट है। ये तीनों के तीनों किससे जुड़े हैं? निश्चयवाद विचारधारा से जुड़े हैं। बात याद रखिएगा। चलिए हम आप पे आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए संभववाद क्या है? तो देखिए, कहा जाता है कि संभववाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें मानव प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से समझकर और मानव जो है अब प्रकृति पर अपना निर्भर, यानी मानव जो है प्रकृति के अनुसार अब अपने आप को नहीं ढाला। यानी मानव सबसे पहले प्रकृति के नियमों को समझा और मानव धीरे धीरे प्रकृति पर से अपना बोझ, अपना आश्रय हटाकर और अपने हिसाब से मानव चलना शुरू कर दिया। मानव प्रकृति के जैसा प्रकृति आधार करता था, जैसे प्रकृति बातें बताता था, उस बातें को न समझकर मानव जो है अपने तर्क से, अपने बुद्धि से, अपने क्षमताओं के आधार पर प्रकृति को चलाना शुरू कर दिया। तो इसको बोलेंगे संभववाद। अगर संभववाद के समर्थक बोला जाए कि संभववाद के समर्थक कौन है, तो एक नाम है लुसियन फेब्रे। ये लुसियन फेब्रे जो है ये किसके समर्थक है? तो मानो संभववाद के। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए संभववाद के समर्थक कौन है, तो लुसियन फेब्रे हैं। याद रखिएगा, इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने कहा कि मानव जो है प्रकृति के साथ साथ रह कर उनको अब संभावना होने लगा, उसको अब एहसास होने लगा कि अब हमें प्रकृति पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। यानी अब हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, अब वो हम काम खुद से कर सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि मानव जो है ये मतलब संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत मानव जो है अपना निर्भरता जो है प्रकृति पर से, मतलब अपना आश्रय प्रकृति पर से छोड़ दिया और मानव प्रकृति के नियमों को समझा। समझने के बाद धीरे धीरे क्या करने लगा? प्रकृति का उपयोग करके अपनी जरूरतें चीजें बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो इसी को संभववाद कहेंगे। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव जो है अपना पूरी तरह से निर्भरता, मतलब प्रकृति पर से अपना निर्भरता को हटा दिया और प्रकृति के अनुसार चलना बंद कर दिया। ऐसा तो प्रकृति से तो मानव जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रकृति अब जैसा कार्य करेगा वैसा मानव करता नहीं है। ठंडा होगा तो मानव अपने आप के लिए स्वेटर, अनेक प्रकार के हीटर या मशीनें तैयार कर लेता है ताकि हमें ठंडा ना लगे। यानी प्रकृति पर से तो अपना निर्भरता हटा ही दिया, ठीक है, निर्भर है, लेकिन प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रय रहना, प्रकृति जैसा कहेगा वैसा बात मानना, वो चीजें हटा दिया, ठीक है। तो संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव जो है प्रकृति पर उम्मीद नहीं रखता है, जैसा प्रकृति कहेगा वैसा मानव नहीं करता है और मानव धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? तो मानव धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझकर विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग किया, विभिन्न प्रकार की चीजों को बना लिया और धीरे धीरे उनका उपयोग करके मानव संतुष्ट होना शुरू हो गया, ठीक। तो इसी विचारधारा को संभववाद कहेंगे, ठीक ना। लेकिन मानव कहा जाता है कि जितना भी चीज मिलेगा तभी मनुष्य संतुष्ट होने वाला नहीं है। हमारे पास जो भी चीजें मिला, जितना भी चीज मिला, फिर भी उस चीज में लोगों को संतुष्टि मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो संभववाद में क्या कहा गया? लुसियन फेब्रे संभववाद से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? संभववाद विचारधारा जिसमें मानव क्या कर दिया? मानव अपना निर्भरता प्रकृति पर से हटा दिया। इस विचारधारा में मनुष्य जो है अपने आप को प्रकृति का स्वामी मान बैठा कि अब हम प्रकृति हमारा स्वामी नहीं है, बल्कि हम प्रकृति का स्वामी, अब हम अपने अनुसार से प्रकृति को चलाएंगे।
साम्यवाद विचारधारा में। लेकिन तैये है जब आप चर्चा टपक जाते हैं, वो कहते हैं कि बाबू ऐसा काम तो मत करना, क्योंकि रीजन यहाँ पे ही हो जाएगा कि अगर तुम प्रकृति के नियम को नहीं समझोगे, प्रकृति के अनुसार नहीं चलोगे, तो प्रकृति तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो कहा गया था इन्होंने, एक व्यक्ति है जिनका नाम है, समझिएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, जिन्होंने एक विचारधारा दिया था। उस विचारधारा का नाम है नौ निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद विचारधारा, नौ निश्चयवाद। देखिए क्या कहे थे, इनका कहना था कि ठीक है आप तो ये बातें बता दिए कि ठीक है प्रकृति जो है, ठीक प्रकृति जो है ना वो क्या कर रहा है, हमें चला रहा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं प्रकृति को अब हम चलाएंगे। लेकिन नौ निश्चयवाद के द्वारा ये ग्रिफिथ टेलर बताएं कि देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, और अगर हाँ अगर हमें लगे कि ये चीज हम कर रहे हैं और इससे हमारा प्रकृति का कोई नाश नहीं हो रहा, हमारा विनाश नहीं हो रहा, अगर हमारा पर्यावरण में कोई बर्बादी नहीं होगी, तभी उस चीज का उपयोग कीजिए। यानी नौ निश्चयवाद के जरिए ग्रिफिथ टेलर जो है वो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का, ट्रैफिक लाइट का उदाहरण देते हुए समझाया। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, जैसे देखिए ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, रेड, येलो और फिर ग्रीन। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रकृति का दोहन करने से पहले रुको, पहले प्रकृति की चीजों का उपयोग करने से पहले रुको, पहले समझो कि देखो इन्होंने कहा रेड से यानी रुकने का बात कहा, और फिर कहा कि सबसे पहले रुको, येलो समझो कि क्या वो चीज है, वो काम अगर हम करेंगे तो क्या उससे हमारा प्रकृति का नाश होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको लगता है कि वो हमारे लिए सही है, प्रकृति का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तब येलो यानी ग्रीन लाइट यानी जाओ उसको करना शुरू कर दो। यानी नौ निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यह बातें बताई गई थी कि प्रकृति के चीजों को इस्तेमाल करने से पहले, प्रकृति का दोहन करने से पहले सबसे पहले रुको, उसको देखो और समझो कि वो चीज हमारे लिए जरूरी है, और उस चीज से जो चीज हम प्राप्त करें उससे अगर प्रकृति का कोई दोहन नहीं हो रहा है, प्रकृति का कोई विनाश नहीं हो रहा है, तब फिर उस चीज का क्या करो, उपयोग करना शुरू करो। तो इस प्रकार के विचारधारा को क्या कहा गया, नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति के नियमों को सबसे पहले समझने का बात किया गया, फिर कहा गया कि अगर उस प्रकृति के से अगर इस काम को करने से प्रकृति का कोई दोहन नहीं हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, तभी चीज तुम उसका क्या करो, प्रयोग करो। यानी प्रकृति के नियमों को समझो और फिर उसके बारे में बताओ कि क्या इससे दुखद बात हो रही कि नहीं हो रही, क्या इससे घटना हो रही कि नहीं हो रही, क्या इससे प्रकृति का दोहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रकृति को कोई भी विनाश नहीं हो रहा है तब तुम क्या करो, उस चीज का उपयोग करना शुरू करो। तो इस प्रकार के विचारधारा को किसने दिया था, नौ निश्चयवाद, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नौ निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत कहा गया कि प्रकृति के नियमों को सबसे पहले समझो, रुको, समझो और तब फिर प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करो। इस प्रकार की विचारधारा को किसने दिया था, तो ये विचारधारा, नौ निश्चयवाद विचारधारा देने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। तो याद रखिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि नौ निश्चयवाद विचारधारा से कौन जुड़े हैं, तो ग्रिफिथ टेलर। ये परिभाषा ऐसे लिख दीजिए एकदम अपने, ना किताबी नॉलेज ना यूट्यूब इधर उधर किसी का सहारा नहीं लेना है, जितना अपने मन से लिखिएगा उतना ही ज्यादा आपको बेहतर और अच्छे तरीके से ढंग से अंक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दिखावटी नहीं करना है। किताबी नॉलेज जो है किताबें तक रह जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा नौ निश्चयवाद में यही बातें बताया गया था कि सबसे पहले क्या किया, प्रकृति के नियम गुरु को, प्रकृति के नियमों को समझो, अगर उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दोहन नहीं हो रहा है, तब ही तुम उसका उपयोग करो। इस प्रकार के विचारधारा को क्या कहा गया, नौ निश्चयवाद कहा गया। बात याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कहा गया कि मानव भूगोल के तीन उपागमों को लिखे, मानव भूगोल के तीन उपागमों को लिखे। इन वो मानव भूगोल के तीन उपागम मतलब वो कौन कौन सी वो तीन चीजें जो मानव भूगोल के निर्माण से लेकर विकसित बात यानी विकास से विकसित होने की प्रक्रिया को समझाती है। तो सबसे पहले देखिए अन्वेषण और खोज, अन्वेषण और विवरण, अन्वेषण और विवरण। यानी इसमें कहा गया कि सबसे पहले अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए, किसी भी क्षेत्र का खोज कीजिए कि वो क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी खोज कीजिए और तब उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो सबसे पहला उपागम है अन्वेषण और विवरण। दूसरा का बोला गया प्रादेशिक विवरण, प्रादेशिक। दूसरा में हमें कहा गया प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्या है, इसमें कहा गया किसी क्षेत्र के जो प्राकृतिक है, किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानव संबंधी वस्तुओं का अध्ययन। यानी कहने का मतलब कि प्रादेशिक भूगोल में क्या कहा गया, दूसरा का जो हमारा उपागम है प्रादेशिक भूगोल, इसमें कहा गया कि देखिए हम समझना है प्रादेशिक भूगोल में कि जिस क्षेत्र में मानव रह रहा है और जो प्रकृति जो है उनके बीच के अध्ययन को देखिए कि क्या वो उसके लिए बेहतर है कि नहीं, क्या मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं है, ये प्रादेशिक भूगोल में देखा गया। और तीसरा का देखा गया उत्तर आधुनिकतावाद,
आधुनिकतावाद। ये उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? तो एक ऐसा उपागम है जिसमें समय बदला, समय के बाद नए नई चीजों का खोज हुआ, नए नए नजरिया का आविष्कार हुआ, नई नई चीज, जैसे विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी बनी, विभिन्न प्रकार के तकनीक बना, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ। तो एक क्षेत्र को नए तरीके से देखना ही उत्तर आधुनिकतावाद कहलाता है। तो हमारा पहला चैप्टर से हमें इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ से आज हम थ्योरिकल क्लास लेने का प्रयास किए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा सा बताइएगा, समझाइए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक से भले दो, अगर आप लोग बताएंगे तो हम आप लोग को बताएंगे, और एक दूसरे से जुड़ने का ही क्रिया जो है, आपसी संलाप जो है, कहीं ना कहीं मानव को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा कोशिश यही था कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखने का और बताने का, समझाने का प्रयास करें, ताकि हमें किताबों की सहारा ना लेना पड़े, किताबों पर पूरी तरह से निर्भर ना होना पड़े। क्योंकि किताब हमारा सिर्फ एक मार्गदर्शन है कि हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है, लेकिन फिर रास्ता में जो मुसीबत आएगा उसका सामना किताब करना नहीं बताएगा, उसका सामना हम लोग खुद को करना है। इसीलिए थोड़ा सा बात को समझिएगा, बताइएगा, और कहीं पर भी तो आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगले क्लास में आप लोग के द्वारा जो संभावित विषय है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है सेकंड, जनसंख्या वितरण घनत्व है, उस चैप्टर को अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से भी समझाने का प्रयास करेंगे, और बेहतर से बेहतर अगर होगा तो वहां से देखा जाएगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। और अगर चाहते हैं कि यहाँ पे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा और मैसेज कीजिएगा। वहां से सभी आपको PDF जो है ग्रुप में जोड़कर, या फिर आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, या फिर पर्सनल आपको PDF शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। नो फीस और नो चार्ज, ओनली फ्री, ठीक है। हमारा मेहनत जो है आपके विकास और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में लगातार कायम रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।